तो हम मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ रहे थे। सीनियर फैमिली का टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डेफिनेट। इस टॉपिक में जिन को हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। तो हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया था मैट्रिक्स डेफिनेट के बारे में। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स का जो जनरल नोटेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की क्वेश्चन क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे। तो हमने प्रकार दो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स, मिक्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर एंड ट्रायंगल, अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो सामान्य प्रकार हैं, पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति हो, सब मैट्रिक्स, हम पंक्ति के क्लास के अंदर ही हमने किया था। तो दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते कहते हैं और घटाते कहते हैं। कब जोड़ते हैं, जोड़ना, घटाना और उसकी क्या क्या विशेषता है, जोड़ और घटाव की उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमें जिक्र किया था मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना प्रॉपर्टी। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुणा करना, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का लास्ट है। एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ कब गुणा किया जा सकता है और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहीं से दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट कल हम एक्सपेंड कर चुके हैं। यहाँ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n है, जिसको आप एक दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलती है A into B। ए को बी के साथ गुणा कर सकते हैं, जो ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम, बी के अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल। ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या इक्वल है, तो ए को बी के साथ गुणा किया जा सकता है। अदरवाइज गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपको बताया था, कितनी रो होती है, ए में रो है, कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम, ठीक है। तो ए इंटू बी कब डिफाइंड होता है और ए इंटू बी करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, हमने डिस्कस किया। अगर ए इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी डिफाइंड हो। यदि ए को बी के साथ गुणा किया जा सकता है तो जरूरी नहीं है कि बी को ए के साथ गुणा किया जा सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था अगर गुणा किया भी जा सकता है ए को बी के साथ और बी को ए के साथ, कब गुणा किया जा सकता है, अगर ए के अंदर ऑर्डर जो है n इंटू n और बी का ऑर्डर फिर क्या होना चाहिए n इंटू n। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स के अंदर 2 रो 3 कॉलम है, मतलब 2 गुना 3 और बी का ऑर्डर है 3 गुना 2। इस केस में ए इंटू बी होगा और बी इंटू ए भी डिफाइंड होगा, ए इंटू बी भी डिफाइंड हो जाएगा और इंटू ए भी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 2 और बी इंटू ए का ऑर्डर आएगा 2 इंटू। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होते हैं, अगर दोनों डिफाइंड भी है तो दोनों का आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाता है A into I इक्वल टू B, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर ए को बी के साथ गुणा करने पर बी को ए के साथ गुणा करने पर इक्वल आता है, ए इंटू बी इक्वल टू ए आता है, तो इट्स नॉट इम्प्लाइड, इससे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ऐसा होना जरूरी नहीं। तो किया था
अगर ए को बी के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट, ऐसे दो मैट्रिसेस ए और बी हमें मिल सकती है जो खुद जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आता है, जिसे हम जीरो डिवाइडेड करते हैं। अगर ए को बी के साथ गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स मिलती है, तो फिर भी जरूरी नहीं है कि बी को ए के साथ गुना करने पर भी हमें जीरो मैट्रिक्स मिले। ऐसा भी एग्जाम्पल हमने कल दिया था कि ए को बी के साथ गुना किया तो जीरो मैट्रिक्स आया, लेकिन बी को ए के साथ गुना किया तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी जीरो। कैंसलेशन लॉ भी फॉलो नहीं होता। जरूरी नहीं कि ए इंटू बी इक्वल टू ए है तो ए से ए कट जाएगा या बी से बी आ जाएगा, ऐसा जरूरी फॉल्स होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन लॉ सिस्टम नियम लागू नहीं होता, एसोसिएशन भी लागू होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी भी लागू होती है, पंचमता नियम का भी पालन करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। एक प्रॉपर्टी और है कि फर्स्ट में लिखी गई है कि यदि आप दो ट्राइंगल का प्रोडक्ट, तो हमें आंसर एक ट्राइंगल मैट्रिक्स मिलती है। अगर आप दो डायगोनल का करते हैं तो आंसर एक डायगोनल मैट्रिक्स भी मिलती है। और यदि आप दो स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर भी एक स्केलर मैट्रिक्स भी आता है। तो विकर्ण मैट्रिक्स का गुना एक विकर्ण मैट्रिक्स होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर हमें है सी मैट्रिक्स, अब बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई के, ठीक है। तो अगर आपको एक एलिमेंट फाइंड करना हो, कल हम इसे कर रहे थे, अगर आपको सिंगल एलिमेंट ज्ञात करना हो, एग्जाम्पल के लिए कहा था कि मान ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 और बी मैट्रिक्स आपके पास है 5 एग्जाम्पल दिया 5 तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी ए इंटू, इसको मैंने 3 लिख दिया मान लीजिए, इसका ओडी क्या आएगा 3 गुना 7 21 एलिमेंट होंगे। यदि आप एक 21 एलिमेंट 3 गुना 7 वाली मैट्रिक्स में पर्टिकुलर कोई सिंगल एलिमेंट याद करना चाहते हैं, मान लो आपका पर्पज है कि उस प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का आंसर आया तो फिर आपको ए मैट्रिक्स सेकंड रो तो जो बताता है ए की सेकंड रो और बी का थर्ड कॉलम, ठीक है। यानी कि सी आई के क्या होता है, सी आई के का मतलब है ए मैट्रिक्स की हाईएस्ट रो, ए मैट्रिक्स की हाईएस्ट रो और बी मैट्रिक्स का यस कॉलम का प्रोडक्ट करके तो आप जानते कैसे करते हैं। इस प्रकार से आप पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, आपको कल हमने जो टॉपिक किया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर 2012 का सवाल है, 12/47 का मतलब है आपकी सीट का 47 नंबर पेज पर 12वां पेज, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने आपकी जानकारी के लिए पेपर रहता है। तो 12/47 का मतलब है तो जो सीट आपके हाथ में है क्या 12वां पेज, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स एक्स में ए प्लस बी पंक्तियां हैं और ए प्लस 2 स्तंभ, एक मैट्रिक्स है एक्स
जिसमें ए प्लस पंक्तियां हैं और ए प्लस टू कॉलम, ये में एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर, और वाई में बी प्लस वन पंक्तियां हैं, बी प्लस वन पंक्तियां हैं और ए प्लस तीन कॉलम, ए प्लस तीन कॉलम। और वो कहता है कि आप x को y के साथ भी गुना कर सकते हो और y को x के साथ भी गुना कर सकते हो। ऐसा कब होगा? यदि x को y के साथ भी गुना किया जा सकता है और y को x के साथ भी गुना किया जा सकता है, ये दोनों प्रोडक्ट कब डिफाइंड होते हैं? जब इसका ऑर्डर इस प्रकार से हो कि अगर एक 2 गुना 3 है तो एक 3 गुना 2, अगर एक 3 गुना 4 है 4 गुना, ठीक है, मतलब एक दूसरे का रिवर्स है। इसका मतलब ए प्लस टू किसके इक्वल होना चाहिए? बी प्लस वन के इक्वल होना चाहिए और ए प्लस टू किसके इक्वल होना चाहिए? एन इंटू एन और एन इंटू एन, जहाँ से आप ए और बी की वैल्यू बता दें। ठीक है जी, बताइए। टू और थ्री, ए प्लस इक्वल होना चाहिए ए प्लस थ्री के और ए प्लस टू इक्वल होना चाहिए बी प्लस, फोर बी इक्वल टू थ्री होना चाहिए और बी का मान तीन है तो ए का मान दो है, टू कॉमा। सबसे 2014 का सवाल है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 3 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर टू क्यू है, अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, तो जनरल की कॉम्प्लीकेशन है और ए इंटू बी इक्वल टू सी, ए को बी के साथ गुना करने पर सी, तो सी और क्यू की वैल्यू समझ के बाद ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 इंटू 3, बी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 इंटू क्यू और इक्वल टू बी मैट्रिक्स ऑर्डर। तो ए को बी के साथ गुना कब किया जा सकता है? सबसे हम क्या मान सकते हैं? बी का मान 3 आएगा, बी का मान 3 होगा तो बी सभी प्रोडक्ट पॉसिबल है और जब आंसर आएगा वो 2 इंटू क्यू का आएगा और 2 इंटू क्यू का मतलब 2 इंटू थ्री, क्यू का मान 3, तो बी का मान भी 3 है और क्यू का मान भी 3 इक्वल टू 3। क्वेश्चन है ये कहता है कि ए का ऑर्डर m इंटू n है और ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही डिफाइंड है, तो फिर बी का ऑर्डर क्या होगा? तो उल्टा एम इंटू एन का उल्टा एन इंटू, आपके जो होमवर्क है, होमवर्क है तो आप क्वेश्चन संख्या नोट कर सकते हैं। 107 बटा क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था कि 2010 से लेकर 2020 तक की जितनी सर्टिफिकेट और फर्स्ट है, तो ए इंटू बी इंटू करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसका एलिमेंट बनाना है हमें, सिर्फ सिंगल एलिमेंट। आप चाहे तो तीनों का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, अगर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, एक एलिमेंट पर्टिकुलर बता सकते। लेकिन अगर हमें सिंगल एलिमेंट किया गया है, हमें सिर्फ वही एलिमेंट याद करना चाहिए, ठीक है। और बी थ्री फोर के लिए मुझे ए का कह सकते हैं ए की फाइव दो, मतलब हम तो हमें फाइव दो से मतलब है, ठीक है। बी मैट्रिक्स ए इंटू दे दी है, ए इंटू है और बी मैट्रिक्स पूरी एडिटिव 5 6 -3 2 -1 3 और बी जो मैट्रिक्स है उसका हमें चाहिए फोर्थ कॉलम, ओनली फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम एडिटिव चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए 5 फोर्थ कॉलम 2 अगर
अगर आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट याद करना चाहते हैं, 3 3 4 3 3 4 A into B into C, A का थर्ड रो और C का फोर्थ कॉलम। अब एलिमेंट कैसे आएगा? ठीक है, रो इंटू दिस कॉलम, एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखें, अगर आप पूरी कॉलम बनाना चाहें, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है 4 क्या है हमारे पास 3 into 2, हमारे पास है 2 into 5। अगर आप पहले दो का पठन करेंगे A into B, तो A into B करने पर हमें 4 into 2 आएगा, 4 into 2। लेकिन हमें कौन चाहिए? इसमें से 3 1। वैसे हमारा मैट्रिक्स कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? 4 रो हो जाएंगी और 2 कॉलम हो जाएंगे। यही मतलब है क्या है 2 into। और उसमें देखो, वैसे लिखने का तरीका है, बनाने का, दिखाने का तरीका। अगर मैं यूं आपसे पूछूं कि मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लूंगा, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? केवल एलिमेंट आएगा, मतलब फर्स्ट रो लेने पर फर्स्ट रो ही आती है। फर्स्ट रो लेने पर फर्स्ट रो आएगी, सेकंड रो दोगे तो सेकंड रो आएगी, मतलब थर्ड रो, फोर्थ रो लेने पर फोर्थ। 4 into 2 की मैट्रिक्स में हमें थर्ड रो चाहिए, क्या आएगी? 0 into 5 0, 3 into -3 -9, ओके, और ये 0। ठीक है, माइनस थर्ड रो वाली, बाकी दो रो 0 to 6 0, 3 to 2 6। इसको भी जब हम यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अगर आप इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, एक एलिमेंट आएगा, हाँ, गुना करने पर क्या आएगा हमारे पास? 2 into क्या देगा? 4 into 5। 4 into 5 में हमें सिर्फ एक एलिमेंट करने का मतलब, अगर आप चाहें तो शुरुआत में ऐसा बना कि 6 का गुना करने पर कौन सा एलिमेंट आएगा। देखिए मैंने आपको पहले बता दी थी, 4 फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और लास्ट मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम, सिंगल मैट्रिक्स पूरी आएगी। ओके, तो अब माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 9 का गुना करेंगे 2 के साथ तो माइनस का 18, और 6 का गुना करेंगे माइनस के 4 के साथ माइनस का 24, माइनस का माइनस का 40। अब आई थिंक तो बात समझ आ गई होगी आपको कि दूसरी फोर का मतलब क्या है। थर्ड रो और सेम क्वेश्चन दूसरी बार एग्जाम में भी पूछा गया, वही क्वेश्चन। तो उसमें अगर मैं आपसे बात पूछूं कि अगर मैं दो मैट्रिक्स के अंदर थर्ड रो को सेम रखूं, तीन मैट्रिक्स सेम वैसे रखें और सी का फोर्थ कॉलम एज इट इज, तो फिर आप किसकी चेक कर लीजिए, सी फोर तो वही आएगा। उसने ऐसे कुछ किया, मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंजेस किया, लेकिन एलिमेंट कौन सा पूछा है? डी डी फोर एलिमेंट पूछा था, डी डी फोर। ठीक है, थर्ड रो वैसे की वैसी है, वैसे की वैसी है, और फोर्थ कॉलम वैसे ही, बाकी हल्का सा चेंजेस है ना। 0 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ है -1 0 2, ये मैट्रिक्स 0 1 0 2 0 2, यहाँ पर क्या है? -1 0 2 5 6 7, ये मैट्रिक्स में चेंजेस है। जबकि एलिमेंट पूछा गया डी थ्री फोर, थर्ड रो डी मैट्रिक्स और सी का फोर्थ कॉलम है, therefore आंसर माइनस। तो आप एस का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की जांच कर, ये आपके लिए होमवर्क है, और जो है एक दूसरे बताना है। अब ये सेकंड रो दूसरी मैट्रिक्स पूरी, सेकंड कॉलम, अब ये क्या होता है सेकंड ईयर का
स्क्वायर मैट्रिक्स का केस का मतलब होता है उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग A11 प्लस A22 प्लस A3 A11 प्लस A22 प्लस A5 प्लस -2 प्लस n into n कोटि के एक अधिक मैट्रिक्स में अवयवों का कल हमने इसको जिक्र किया था ट्रायंगल मैट्रिक्स n into n ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में कैसे बता मान लीजिए एक स्केलर मैट्रिक्स की जानकारी थी आपको इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव मान हो एक अवयव ठीक है जैसे बताया था ए आई जी इक्वल टू 0 एंड आई नॉट इक्वल। जब आई और जे इक्वल नहीं है तो उसके विकर्ण के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। जब आई और जे इक्वल होते हैं तो उसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं लेकिन आप मान करते हैं। अब इस स्केलर मैट्रिक्स तो कितने 0 होंगे का न्यूनतम कितने होंगे अधिकतम कितने होंगे जिससे तो पता है जेड कितनी तो टोटल बाकी सब क्यों अब इसको हम एन इंटू एन के लिए लिखें अगर एन इंटू एन ऑर्डर की है तो नॉन जीरो एलिमेंट एन नॉन जीरो एलिमेंट एन बाकी सारे एलिमेंट जीरो टोटल कितने एलिमेंट होते हैं एन स्क्वायर टोटल एलिमेंट एन इंटू एन एन स्क्वायर एन स्क्वायर नॉन जीरो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये हमने कल जिक्र किया था वैसे एक एन इंटू एन ऑर्डर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो उसमें न्यूनतम कम से कम जीरो कल जिक्र किया था आपने एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जो होने चाहिए करता है क्या उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकता है हाँ उसके ऊपर के एलिमेंट जीरो हो न्यूनतम कितने न्यूनतम कम से कम कितने होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे जीरो होने चाहिए तो कल हमने जिक्र किया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट होते हैं n into n minus 1/2 ऊपर कितने होते हैं n into n minus 1/2 और डायगोनल के एलिमेंट कितने न्यूनतम अवयवों न्यूनतम कितने अवयवों के नीचे लिखी है n into n minus 1 कौन ये आपके लिए होगा रोल आउट करने की बजाय चेकआउट करते समझिए ना चेकआउट ये ऑप्शन है ऑप्शन सामने है तो ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए ये कोई सवाल नहीं है सवाल को करने का तरीका है तो आपने आज सोचा या चेक कर सकते हैं तो ऐसा बहुत बार जब सवाल की चीजें आसान है कई बार ऐसा ही होगा जब मुश्किल सवाल होगा और फिर इसमें भी ऑप्शन की सहायता ली हाँ जी सेकंड डेट दिसंबर 2010 का सवाल है ये भी आपके जो होमवर्क है वो सवाल पूछा गया था 2010 के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेक्चरर 18 जनवरी 2016 ये सवाल नहीं है आप जानते हैं दो मेट्रिक्स को आपस में ऐड करके कितना करना और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मान ज्ञात करना बड़ी बात नहीं है आसान सवाल है आप कर सकते हैं या फिर ऑप्शन की सहायता से चेक भी कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाइड करती है जैसे एग्जाम्पल की डिग्री क्या है 3 एक्स और प्लस एक्स बराबर है
4x कितना आना चाहिए, 4x, ऐसा नहीं, 3x इक्वल क्या है, 6 प्लस x, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, ऐसे बनते हैं। इसका 2011 का सवाल है। ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे विलोपन विधि, काफी विधि, दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए ना, घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो फिर पता ही है, तो मैं ज्यादा इससे आसान सवाल, 5/25 जेपीएस की एक्सरसाइज है। जियोमेट्रिक टॉपिक डिस्कस किया है, कल आपको बताया था कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या क्या बनता है ना, याद है क्या, मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस किए हैं, जैसे आगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती है, इसके बाद डिटरमिनेंट क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, उसकी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है, और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की होंगी, उसके ऊपर सवाल आते हैं। और ये सवाल है, ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो 1 है क्या है, कौन थीटा साइन थीटा मैट्रिक्स है, इक्वल है, सही है, तो यही सवाल है। तो ए और जे के पदों में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आई, आई आइडेंटिटी, ठीक है। अब कौन थीटा कैसे आएगा, तो आई गिवन है, जैसे मैं आपको कोर्स थीटा, वैसे तो हम ऑप्शन से भी मान के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो क्यों आप आवर इक्वल, ये हमारा आई है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो कैसे इक्वल आएगा, आई गुना किसके साथ होगा, कोस करके, आई का गुना कोस थीटा इंटू 1, अब प्लस में कितना आना चाहिए हमारे पास, 0, अकेला कोस ही आना चाहिए, और यहाँ पर हमने क्या चाहिए, साइन थीटा, ये 0 है, जहाँ 1 है, यहाँ क्या है, साइन थीटा, प्लस का थीटा है, तो किसी बात है, आई कोस थीटा प्लस बी साइन इक्वल टू आई कोस थीटा, आई कोस थीटा, जैसे कम एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसा नहीं कि आपने एक्स और वाई मान कर और 2 सेंटीमीटर एक्स और वाई मान, वर्किंग नेसेसिटी वही होती है, ये जवाब नजर आ गया, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आंसर निकालना है, ना कि वो एक्स और वाई मान कर, तो एक्स और वाई मान, अगर इस किताब में सवाल होता तो मुझे आप जैसे आई एक्स और वाई ये मान कर और एक्स वाई, ऐसा नहीं करना, आगे बदलनी पड़ेगी, और कॉमन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, अगर प्रैक्टिस कर लेना अच्छी बात है, अगर आदत जल्द की प्रैक्टिस करनी तो करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, तो बड़ी आसान सवाल है, ये पूछता है कि इसका गुना करने पर क्या हो जाएगा, क्या कोशिश होगी, तो 1 गुना 3 की है पहली मैट्रिक्स, 1 गुना 3 की क्या है, 3 गुना 3 आपकी क्या है, 3 का आप सिलेक्ट कर लीजिए, वैसे तो आप जानते हैं ऐसा कैसे आगे जैसे बन गए, इसका ऑर्डर क्या देगा, 1 गुना 3, और फिर 1 गुना 3 को जब 3 गुना 1 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 मैट्रिक्स है, खास बात ये भी याद है तो मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स हो, 1 गुना 1 क्या लिमिट आएगा, क्या लिमिट आएगा, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी एक्स वाई
वाई जनरल करना है सिंगल एलिमेंट आता है। कोई टेक्निकल कोई लेक्चर दो सारा होना सवाल है कि ये मैट्रिक्स और ए इंटू आपको दिया हुआ था और बी मैट्रिक्स कैसे करेंगे बायो अदरवाइज प्लस बी में हम बस निकालेंगे बस निकालेंगे बी इक्वल टू ए और हम देखें इसको सी मानते हैं सी मानते हैं और आप यहाँ लिखता हूँ ए इंटू बी इक्वल टू बी कौन सी वैल्यू है फिर एक मेथड जो हम फॉलो करते हैं उसमें वैल्यू इक्वल टू क्या देगा ए है ना ए कितना कर दो यहाँ ऐसे करते इस सवाल में हमें ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स गिवन है उसको किस मैट्रिक्स के साथ गुना करें कि आंसर क्या है वो मैट्रिक्स आता है। जैसे अगर मैं ए मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑप्शन के साथ सिलेक्ट करता हूँ पहला ऑप्शन सही मानता हूँ तो फर्स्ट दो मतलब 3 2 2 का गुना करें फर्स्ट कॉलम के साथ 5 2 2 गुना करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए या क्या आता है क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आता है फर्स्ट रो सेकंड ऑप्शन देखिए मतलब यदि जीरो आएगा मतलब भी जीरो आएगा थर्ड ऑप्शन देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आ रहा है इसका मतलब हो सकता है यस भाई ये होगा ऐसा कुछ हो सकता है आगे चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आता है 0 4 और 2 6 आ रहा है यहाँ कितना आ रहा है 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आना चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 ठीक है जी कोई बात समझ गए तो ये थोड़ा फर्क है मैंने कल कहा था आज कह रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि 5 तो आपको अफसोस हो कि यार हम गलत पढ़ गए बहुत कुछ आता है बहुत अच्छी बात तो नहीं आता अगर सीखने के प्रफर जाएगा ठीक हो जाएगा ये कहना जरूरी है बहुत सीखने के प्रफर से आना भी जरूरी है ये पहली बात दूसरी बात है आता है तो प्लस हो जाएगा नहीं आता तो ठीक हो जाएगा बहुत लैंग्वेज बहुत जरूरी और फिर 4 5 चीजें करोगे ऐसा कभी अफसोस नहीं होगा कि बच्चे गलत कैसा भी किया ऐसा ना तो हम आपको पता ना करेंगे तो बंदी हो जाएगी ना यस करना है कभी बात करेंगे नहीं करेंगे तो ये हर दिन कुछ ना कुछ ध्यान देता है बहुत अच्छे तो मैट्रिक्स है आसान टॉपिक है तो चलेगा तो फिर रियल आएगा जब कुछ आएगी सीधी वेक्टर का आएगा ये सब है तो ये जो बातें थी मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने इसके ऊपर थोड़े सवाल किए अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद के साथ ही गुना करें हम पता है मैट्रिक्स सॉरी कंसिडर करें कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद के साथ ही गुना करें जैसे एक स्क्वायर का मतलब है एक मैट्रिक्स को एक के साथ गुना करना मैट्रिक्स करते एक वर्ग मैट्रिक्स ये क्या चीज है एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वर्ग मैट्रिक्स ना हो तो क्या 2 गुना 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को खुद के साथ गुना किया जा सकता है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 पॉसिबल मतलब हम एक स्क्वायर का मतलब है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए एक स्क्वायर एक तो अगर आप एक वर्ग मैट्रिक्स है तो फिर आप उसको कितनी बार भी खुद से गुना कर सकते हैं
ए की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है, फिजिकल पावर। आगे जाकर हम ए की पावर -1 का मतलब क्या होता है, उसका इन्वर्स हम डिस्कस करेंगे। तो ए की पावर -2 का मतलब क्या होता है, ए इन्वर्स को खुद के साथ मिला, ए इन्वर्स को खुद के साथ अभी डिस्कस करेंगे इन्वर्स का। और ए की पावर 0 का मतलब क्या, आइडेंटिटी डिफाइन, डिफाइन, ए की पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी। तो हम इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर, ए की पावर 3 का मतलब ए की पावर 4 का मतलब। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अभी ए की पावर 0 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की पावर n इक्वल ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n प्लस n, इंटीग्रल की बात हो रही है, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर n मतलब ए की पावर 2 की पावर 3 इक्वल टू ये घातांक के रूप, जहां तक तो दिख रही है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस, इसको बोलने पर a प्लस b का होल स्क्वायर इंटीग्रल हो चुका है बीच में, टॉपिक तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे फिगर तो होते रहता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर टू b ऐसे मल्टीप्लिकेशन का मतलब 3 होता है। a प्लस b के होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस इंटू b प्लस a प्लस b को a प्लस b के साथ गुना करोगे तो नो डाउट a का स्क्वायर भी आएगा, b का स्क्वायर भी आएगा, a इंटू b भी आएगा, b इंटू a। ठीक है, तो ए बी और बी को हम एक साथ लिख सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम नहीं होता, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी प्लस, सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस बी। अब कुछ एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इसका काफी यूज होता है, उसका हम जिक्र करते हैं। जैसे इसमें से एक मैट्रिक्स है ए बीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बाकी हम उसकी डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हाल जो हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया है इसके बेस पर मैं आपसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा का मतलब हुआ कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू ए बीटा, ए बीटा का मतलब हुआ कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा। तो ए अल्फा को जब ए बीटा के साथ गुणा किया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस से कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, यानी साइन अल्फा प्लस सिमिलरली माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है जो हम क्या लिखते हैं, तो अल्फा फर्स्ट प्रॉपर्टी ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा।
इसी के बेस पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर ए बीटा को ए अल्फा के साथ गुना करता तो यही है ए अल्फा ए बीटा चाहे ए बीटा ए अल्फा करें जाएगा बी अल्फा प्लस प्रॉपर्टी है। अब सेकंड अगर मैं आपसे कहूँ ए अल्फा को ए अल्फा के साथ बनाएगा ए अल्फा प्लस अल्फा का मतलब कितना देगा ए टू अल्फा। अगर हमसे कहें कि ए अल्फा को खुद के साथ n बार गुना करो ए अल्फा इक्वल टू क्या देगा ए एन अल्फा फाइबर थ्योरम की तरह फाइबर थ्योरम में जैसे होता था जो पावर लिखी होती थी फाइबर थ्योरम और थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n क्या नहीं होना चाहिए नंबर नहीं होना चाहिए n नंबर नहीं होना चाहिए फाइबर थ्योरम। तो इसमें भी आपने क्या किया कि जो पावर है जो पावर थी मैट्रिक्स के ऊपर जैसे मान लो किसी सवाल में ये आ जाए इस मैट्रिक्स की पावर लिखी है 10 10 को क्या करना है आपको थीटा के साथ cos 10 थीटा sin 10 थीटा माइनस sin 10 थीटा इंपॉर्टेंट है आगे हम डिस्कस करेंगे। ए अल्फा की पावर n इक्वल होता है ए एन ये प्रॉपर्टी अगर आप अल्फा की जगह पर जीरो ए जीरो फोर जीरो वन नाइन जीरो आइडेंटिटी अल्फा की जगह हम अगर जीरो पुट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं ए अल्फा को गुना करता हूँ ए माइनस अल्फा के साथ ए अल्फा को गुना करते हैं ए माइनस अल्फा के साथ रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा दोनों ऐड हो जाते हैं। हमने जब ए अल्फा का गुना ए बीटा के साथ किया था तो आंसर आया था ए अल्फा तो ए अल्फा का गुना करेंगे अगर ए माइनस अल्फा के साथ तो हमें आएगा ए जीरो और ए टू आइडेंटिटी इसका मतलब ए अल्फा का इनवर्स कौन होगा ए माइनस दोनों एक्चुअली हम ग्रुप स्टडी में डिस्कस करेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप बनता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव ग्रुप बनता है और कैसा ग्रुप बनाता है अबेलियन ग्रुप स्टडी का भी सवाल here alpha is an real value theta theta is an real value लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी अल्फा इज रियल बीटा इज रियल अल्फा इज रियल बीटा इज रियल दोनों का प्रोडक्ट किया आंसर आया ये अल्फा प्लस बीटा रियल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड एसोसिएटिविटी ऑफ बिकॉज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है या नहीं है then theta equal to 0 अल्फा इक्वल ये नंबर है तो आइडेंटिटी अब इनवर्स है कि नहीं है तो ए अल्फा का इनवर्स माइनस अल्फा इज वैल्यू माइनस अल्फा ए अल्फा का इनवर्स ए माइनस कम्यूटेटिव है या नहीं तो कम्यूटेटिव ठीक है और एक प्रॉपर्टी हमने और सीखी है वो है ए अल्फा की पावर n
क्या होता है, ये टेक्स्ट मैसेज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आगे जाकर हम इसको और तो पढ़ेंगे कि और तो बन रहा है, और तो बना और एक जगह और जिक्र होता है इसका। जब आप रेफरेंस सिस्टम कन्वर्ट करते गीता जी को रोटेट करते हैं तो वो बहुत मैसेज और विकसित करते हैं। अगर 2 गुना 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट बन बनना, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, वन 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 टू वन वन टू 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 इंटू वन वन वन, ओके, ये स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्यूब, क्या करेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, व्हाट इज ए स्क्वायर? 2a, what is a स्क्वायर? 2a इंटू a, 2a, व्हाट इज ए स्क्वायर? 2a स्क्वायर फॉर। अगर जब आपने पावर दी थी दो, दो की पावर एक, जब हमने पावर की 3 तो 2 की पावर 2, ओके। इफ a इक्वल टू दिस, then a की पावर n इक्वल टू 2a की पावर 2 की पावर n माइनस 1, 1 1 1 1 1। एक बार गुना करके देखिए, और इस a स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर जरूर कितना देगा? है कोई डाउट? ठीक है, क्या आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, तो फिर एक क्यों a स्क्वायर इंटू a, इसकी तरफ क्यों गुना करेंगे? बीच नहीं है जहाँ पर अब क्या भी है, a स्क्वायर का मतलब गुना करोगे तो कितना देगा? ठीक है, तो कितना है? इसका 9 है, बताओ 9 9 की पावर 2, ठीक है। तो फिर बस a की पावर n, a की पावर n की पावर a की पावर n इक्वल टू की पावर n माइनस 1। सवाल किस तरह से बनता है, रिजल्ट हमें पता चल गया, उसको करना पड़ता है। थोड़ा सा सवाल बनाते हैं, एक मैट्रिक्स है a इंटू b, ये सभी अवयव मान, तो बताओ p स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, p स्क्वायर होगा। हमसे पूछा है p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा। अब हम लिखा p स्क्वायर इक्वल टू 3 a स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर एक जगह पर मान आ जाए, अभी वन है ना, वो कहीं पर भी
तो चार चारों में से कहीं पर भी एक सीधा नहीं हो। जैसे हम सोचे तो चार केस बनते हैं, कौन ये चारों एक हो, कर लिया है ना, फिर तीन एक हो, फिर दो एक हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब एक की पावर एन क्या बनता है, जैसे चारों एक का जिक्र कर दिया, चारों में से कोई एक ना हो, सिंगल एक है। अब सिंगल एक क्या कहीं पर भी हो तो एक ही बात है। अभी सिंगल एक मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है, एक से कितने को लाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, और एक पेयर जीरो है तो एक जीरो एक की पावर फोर एंड फोर। ए मैट्रिक्स कुछ तो नहीं, ए मैट्रिक्स कुछ जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद ये पेयर ए की पावर फोर पेयर जीरो है ना, तो फिर एक टू एक फोर की बाकी सारी वाली मैट्रिक्स जीरो। अगर आपके पास सिंगल वन है तो कहीं पर भी हो हमेशा ऐसा होगा कि वो कुछ जीरो नहीं है कि आने वाली बाकी सारी मैट्रिक्स। सवाल दे सकते हैं, ये कहता है कि ए मैट्रिक्स जो वन जो है क्या बता, ए आई प्लस ए का होल, ए आई प्लस ए का होल इक्वल टू ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओ ए बी, ये कितने तो आई इंटू ए और ए इंटू आई टू ए बी आई, तो इससे अगर तो देखिए आपको कितना होगा, क्या बना ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर आई प्लस टू ए और आई इंटू ए, कौन सी बात है जैसे पता है कि कितना होगा, अब पावर एन ए आई प्लस बी ए पावर एन, पेज नंबर 25 के साथ है तो आई तो क्या बनेगा बताओ, तो फॉर्मूला अब तो टॉपिक चलो सिंपल लगता है, जब सब कितना हो जाएगा ना डी 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 वेक्टर सब 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 सिंपल है, अभी टॉपिक बड़ी दे ए आई प्लस ए की पावर एन, कुल कितने पद होंगे प्रसार में, एन प्लस वन बाइनोमियल एक्सटेंशन, तो आप बाइनोमियल एक्सटेंशन तो टोटल एन प्लस वन टर्म है ना, उन एन प्लस वन टर्म में से जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे वो हो जाएगा ए की पावर एन आई की पावर एन बाइनोमियल एक्सटेंशन प्लस एन की वन एन की वन फर्स्ट टर्म की पावर कितनी देगी एन माइनस वन, मतलब ए आई की पावर एन, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर वन बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके बाद एन की टू फर्स्ट टर्म की पावर कितनी देगी एन माइनस टू, दो कम, और सेकंड टर्म की पावर दो, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, उसके बाद एक क्यूब ना, पावर पहले टर्म की पावर क्या देगी एक कम होती जाएगी, सेकंड की पावर एक बढ़ती जाएगी, लास्ट में इसकी पावर से सेकंड टर्म की जीरो, फिर पावर कितनी आएगी
एक की पावर 2, अब पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा ना, यहाँ पावर 3 आ जाएगी, और एक की पावर 2 कितना है 0, एक की पावर 3 कितना है 0, एक की पावर 4 अपने वाली जो भी टर्म है वो सारी 0 है, हमें पास 2 टर्म है, ये स्क्वायर 0 है, ये टर्म 0 है, इधर टर्म 0 है, और एंड तो ऑन सब 0 है, 0 मैट्रिक्स समझे सारा, ए स्क्वायर 0 है, एक क्यूब 0 है, फर्स्ट 2 टर्म बची सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी हमारे पास, ए की पावर एन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी फिगर के साथ गुना करोगे पावर कितनी बड़ी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ए की पावर एन आई, अगर एन की वक्त कितना होता है एन, एन की 1 की वैल्यू एन, ए की पावर एन माइनस 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कीजिए, आइडेंटिटी पावर मैट्रिक्स की पावर एन माइनस 1 कीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, तो क्या आ जाएगा बी, और साथ में कितना आ जाएगा ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ओके जी, ए स्क्वेयर का मान 0 है और उसके आगे वाले जितने भी ए की पावर 3 ए की पावर 4 वो सारी 0 है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज किया इसमें, द्विपद प्रसार का इस्तेमाल भी किया। हाँ जी ठीक है जी, फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार जरूर घर जाकर उसकी रीडिंग किया करें, दोबारा सुना करें। ऑनलाइन पर बात चल रही है कि आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पहली बार तो दिया जाएगा, फिर भी ठीक है, वो तो 6-7 दिन लगेंगे, आप आओगे तो बात होगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ऐसे एक दिन में कुछ नहीं। हाँ जी, आसान सवाल है। सेकंड ग्रेड 29 अक्टूबर 2018। तो क्या हमने डिस्कस किया था, ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, 2 की पावर एन माइनस 1 इंटू ए, 2 की पावर 99 एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। तो +2 की किताब में आपको यह सवाल मिलेगा, है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स प्लस वाई। गुणा करके देख सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। ए की पावर एन, तो जहां अल्फा लिखा है वहां एन अल्फा आ जाएगा बस। तो कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर, ए अल्फा की पावर एन इक्वल टू ए एन अल्फा, जहां जहां अल्फा लिखा है वहां एन अल्फा आ जाएगा। ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा। जेपीएस के छोटे छोटे सवाल है। हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड 22 जुलाई 2016। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। हम अभी सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसकी पावर एन, मतलब खुद के साथ गुना करना, उसी को पढ़ रहे हैं अभी हमने, उसी का एक पार्ट है। उसकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, एक हमने पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ए मैट्रिक्स को गुणा करते रहे तो हमें ए की पावर एन का फॉर्मूला मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जो ए की पावर एन का फॉर्मूला दिया है उसमें एन की जगह पर 1 रखकर या एन की जगह पर 2 रखकर हमें वेरीफाई करना है। कैसे, 1-2 सवाल बताते हैं आपको। जैसे मैंने पहले ऑप्शन में एन की जगह पर 1 रखा, पहला ऑप्शन पिक किया और उसको चेक करना चाहता हूं, उसमें मैंने n की जगह पर 1 रखा, ठीक है। तो कौन सी मैट्रिक्स हमें मिली, 3 की पावर 1 3 माइनस का 4 1 और माइनस 1, सेम आता है क्या, सेम आता है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में n की जगह पर 1 रखा, n की जगह पर 1 रखा, 3
माइनस का 4 2 2 आ गया, वहां कितना है 1, तो ये तो गलत है भाई। n की जगह पर 1 रखने पर a की पावर 1 a आना चाहिए, a नहीं बन रहा। अच्छा तीसरा ऑप्शन देखें, n की जगह पर 1 रखने पर कितना आ गया 4, तो ये तो पहले गलत, क्योंकि वहां तो 3 लिखा हुआ है a में, तो ये तो गलत है। चौथे ऑप्शन में n की जगह पर 1 रखा, 3 माइनस का 4 1 और माइनस का 1, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पहला या चौथा, है ना, दूसरा और तीसरा ये हमने कर दिया। तो n की जगह पर 1 रखने पर दो ऑप्शन कट के 2 बच गए। अब क्या करना है, a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और इस a स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, माइनस का 12 और प्लस का 4 माइनस का 8, 3 और माइनस 1 2, माइनस का 4 प्लस का 1, सही है क्या, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। n की जगह पर 2 रखें। अगर हम पहले ऑप्शन में n की जगह पर 2 रखते हैं, n की जगह पर 2 रखें, 3 की पावर 2 9, और यहां पर क्या है 5, तो ये पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन को चेक करें, n की जगह पर 2 रखें 5, n की जगह पर 2 रखें माइनस का 8, n की जगह पर 2 रखें 2 और माइनस का 3, अकेला चौथा ऑप्शन ही बचता है, चौथा ऑप्शन सही। मैं बार बार कह दूं कि शुरुआत के दिन है, हम कंपटीशन एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक नहीं ऐसे कैसे वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, उसका हेल्प लेकर हमें आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। यही लगभग सेम ही क्या है, वही क्वेश्चन है पॉलिटेक्निकल को लेक्चरर में पूछा गया, वही है ना, ठीक है, वही फर्क है। कोई बात। हाँ जी, पीजीटी परीक्षा 2013 का सवाल है, 1A01, ठीक है, 1A01 गुना करके देख लेना खुद के साथ, या ऑप्शन से भी कर सकते हो। गुना करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 नंबर। ए स्क्वायर करके देखना, ए स्क्वायर करोगे तो 1 की जगह पर 1 नहीं आएगा, बस ए की जगह 2a आ जाएगा। फिर ए क्यूब करोगे तो ए की जगह पर 3 ही आ जाएगा। गुना करके देख सकते हैं। ये एक तरह के सवाल है, मेरा कहने का मतलब इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं। ए की पावर n को हम पढ़ रहे हैं, ए की पावर n पर सवाल आते हैं, ओके। ए की पावर 100, 96 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 51, उससे ये ज्यादा बढ़िया है। पीजीटी परीक्षा 2010, इसमें 3-1 आ गए, उसमें हमने जिक्र किया नहीं है तो अब कर लेंगे। 3-1 हो तो क्या होता है, ठीक है। वैसे इस सवाल में जिक्र किया मैंने, जैसे यहां ए है तो इसकी पावर n करने पर कितना आएगा, अगर आप सोल्व करेंगे, दिस इज, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सोल्व करोगे इसको तो ए स्क्वायर कितना आना चाहिए, करें, कर ली, देख लीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाए, सिंपल सी बात है। ए क्यूब कितना आएगा, गुना करना कौन सी बड़ी बात है, ए को याद। अब इतना भी ठीक है, लेकिन वो सबको ऐड कर रहा है, ये सबको ऐड कीजिए, तो बताइए फिर a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए की पावर n-1 इक्वल टू
हाँ जी 1 देन 1 1 1 हाउ मच टाइम n माइनस 1 टाइम्स a में भी 1 आएगा फर्स्ट पोजीशन में, a स्क्वायर में भी 1 आएगा, a क्यूब में भी 1 आएगा, तो यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मच टाइम n माइनस 1 टाइम्स। लिख दो सीधा n माइनस 1, यहां 0, यहां पर समझ आ रहा है भाई? तो यहां बताओ इस पोजीशन में क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 1 नहीं आएगा कितना? क्लियर? ठीक है भी मेन बात यह है कि जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 1 0 1, उस मैट्रिक्स के बारे में आपको प्रैक्टिस है कि नहीं है, आइडिया है कि नहीं? रिजल्ट दिखाइए। ए स्क्वायर में क्या होगा? वहां इस पोजीशन में 2 होगा, ए स्क्वायर में, ए क्यूब में 3, ए की पावर 4 में 4 आएगा, और ए की पावर n माइनस 1 में n, उन सबको ऐड करना। जब ऐड करोगे तो ठीक है, तो 1 से लेकर n माइनस 1 का समीशन n माइनस 1 n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 0। n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है जी, 48 क्या आंसर आएगा? 1 नंबर। हाँ जी 42, बहुत आसान सवाल है, ए बाहर लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है ना। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू ए इंटू आई दिया हुआ है, बस ए की पावर n ये होगा। हाँ जी सही लिखे जी। आसान है मैट्रिक्स, इसमें तो क्या दिक्कत है बताओ? ए की पावर 5 32 32 से पक्का 16 है, बस मुकर के ऐसा ही होता है, पेपर में हो जाता है ऐसा कई बार। 16 है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सिली मिस्टेक, मुझे खुद को बहुत हंसी आती है सिली मिस्टेक। जब पहली बार सुना था तो अपने तो वो कहते ना शुद्ध हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी रहे हैं बचपन से गांव में, और हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले। जब शुरू से मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया 2010-11 में, तो बच्चे बताते थे पेपर के बारे में कि पेपर मिस्टेक हुआ जाता, तो सिली मिस्टेक होगी। व्हाट इज सिली मिस्टेक? सिली मिस्टेक क्या होती है ना, 2 नंबर होगा 2.5 नंबर लेगी आपके सिली मिस्टेक आपकी। ऐसी सिली मिस्टेक ना करें ना, पेपर के समय बहुत कुछ होता है, और सिलेक्शन होने, अगर आप सिलेक्शंस के लिए आए हो तो सिलेक्शन होने के बाद ही ये माना जाएगा कि जो सोसाइटी मानती है, सोसाइटी तो फिर वही बात है, सोसाइटी तो सिर्फ सफलता को देखती है, रनर अप को भी नहीं याद रखते ना, रनर अप को भी याद नहीं रखती है। और कोई ये कहता है कि जब मैं 6 नंबरों से रह गया था या 5 नंबरों से रह गया था, तो चलो टीचर तो सातवां दे देगा और आप अपने आप को जहां सातवां दे दोगे। सोसाइटी नहीं मानती इसको कि 6 नंबरों से रह गए थे, 0.02 से भी रह गए ना,
तो फिर उसमें और जो 50 नंबरों से रह गया था, आप में कोई फर्क नहीं रहा, उतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा जो 50 नंबर वाला कर रहा है, आप उसको जाकर हर किसी को ये नहीं बता सकते सर पिछली बार 0.2 नंबर से रहा था। हाँ, खुद को बता सकते हो, बाकी को बता। कहने का मतलब ये साइकोलॉजी है और बस ठीक है, तो सिली मिस्टेक से बचिए। और उसके लिए क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ना होमवर्क जो दिए जाते हैं, ये अब जब हम पढ़ते पढ़ाते फिर हम भूल जाते हैं कि यार ये तो हो ही जाएंगे क्वेश्चंस। ये बात से बचिए जितना हो सके, मैथमेटिक्स को करना सीखिए, आदत डालिए। बोरिंग जरूर होगी, बहुत बोरिंग काम होगा कि कोई आपको ये कहे कि एक हफ्ते में कॉपी भरनी है मैथ्स के ना, कितने के भरते हैं स्टूडेंट पुराने बैठे हैं। जब शुरू में आए थे तब मैंने कहा था ना तो मुश्किल है, ये तो मैंने भी कहा आपको मुश्किल है। तो सिलेक्शन कौन सा आसान है, और उससे मुश्किल है खुदा ना खासा सिलेक्शन के ना होने के बाद का समय और मुश्किल है। तो इसलिए मान लीजिए बहुत मुश्किल काम है, बोरिंग काम है, एक हफ्ते में एक कॉपी भरना। मैट्रिक्स समझने के जब सवाल आपके सामने हो और मैं कहूं कि एक्स का मान याद करो, जोड़ो मैट्रिसेस को, तो आपको लगेगा मजाक वाली बात है, बच्चे थोड़ी हम ये सवाल करेंगे, तो आइएगा हो जाता है, ऐसे करना है वैसे करना। तो उस चीज से बचिए, सवाल करने की आदत डालिए। जिस दिन हैबिट बन गई ना, तो सिटिंग बन गई, डेली 3-4 घंटे सवाल करने की आदत बन गई, सब कॉपी भरने की आदत बन गई, तो फिर सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। जो गलतियां आपसे एग्जाम में होनी थी ना, वो यहीं हो जाएंगी, इस रफ कॉपी के अंदर दफन हो जाएंगी। रफ कॉपी नहीं भरी, एग्जाम्स के अंदर होंगी, ठीक है। और फिर वहां तो एक एक गलती भारी होती है, एक गलती, और उससे भी बड़ी गलती हम आकर याद रखते हैं यार कि वो क्वेश्चन सही कर देता ना मैं। कहते हैं स्टूडेंट्स, आप तो पेपर देने 50-60% बच्चे पहली बार जा रहे होंगे, लेकिन हम 11 साल से यहीं पढ़ा रहे हैं कम से कम, तो 11 साल में कितने बच्चों ने हमसे बात की होगी, है ना? कितनों ने अपने दुखड़े रोए होंगे बच्चों ने। कुछ तो मिठाई के डब्बे भी लेके घर आए हैं, अलग बात है, चलो उसको तो नहीं जिक्र करते हो, आप जानते ही हैं। सिलेक्शन पर मैं नहीं ज्यादा पता ही आपको, पहले बहुत कह चुका। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मिस्टेक्स पर बात करते हैं, सर ये गलती रह गई, ऐसे करते हैं, वो 2 क्वेश्चन मेरे सही होते, बताते रहते। तो भाई ऐसा नौबत ना आए तो अच्छी बात है, ठीक है, ना आए कि हम ये कहें कि यार वो गलतियां होगी 2 क्वेश्चन में। तो ऐसी एक मिस्टेक, जैसे मैंने यहां पर एक सवाल था, ये a की पावर 5 इक्वल टू व्हाट, तो सीधा सा 2 की पावर 5 32a, तो ये गलत है ना? ठीक है, हाँ जी, देख लेते हैं। a इक्वल टू 2i, आप डिटर्मिनेंट में चले गए, आप जान गए, समझ गए क्या कहना चाहते हैं? ये डिटर्मिनेंट में जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a इक्वल टू व्हाट, k की पावर n या n माइनस a, n माइनस 1, चलो n ही आएगा भाई, जितनी रो होंगे उतनी बारी k कॉमन है, समझ गए? आप शायद डिटर्मिनेंट सोच रहे हैं, शायद ये बात मैट्रिक्स की हो रही है, तो तुम्हें 3 into 3 का कहां रोल है? रोल ही नहीं है। पर कितना है? 2i, यस या नो? a इक्वल टू 2i, तो a की पावर 5 इक्वल टू 2i की पावर 5, मतलब 32i। ये सही बात है, 32i, लेकिन जो a मैट्रिक्स है वो 2i है। दिस इज 16 इंटू 2i, 16 इंटू 16 है। तो इसमें जो ऑर्डर की बात आप कह रहे हो ना, उसका तो खास यूज नहीं है। ठीक है, अब आप ये तो मानते होंगे मेरे हिसाब से ईमानदारी से कि अगर ये पहली बार क्वेश्चन करेंगे, यहां नहीं करके जाओगे, एग्जाम में जाओगे, सीधा वहां करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, सबकी बात तो नहीं कह सकता मैं, मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है। इसलिए
प्रैक्टिस किया करें, चाहे टॉपिक कितने आसान हो कितने कठिन हो, कि भी कितने सवाल होंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स, 2D 3D वेक्टर, बहुत सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करें तो बेस्ट है। चलिए ये कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 74 पेज नंबर 29 पर, 96 पेज नंबर 30 पर, 36 पेज नंबर 26 पर, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, अभी तक हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का 25% ही पढ़ा है, बहुत कुछ बाकी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, एग्जांपल के तौर पर 2 -3 1 0 5 7, ये मैट्रिक्स है 2 into 3 की। तो इस मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसे या तो ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम उसको ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो रो है, रोज जो है, पंक्तियां जो हैं, उसको कॉलम बनाया जाता है या कॉलम को पंक्ति, मतलब सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभ को पंक्तियां बना, जो भी उसको ट्रांसपोज कर दे। सामान्य भाषा में, रफ लैंग्वेज में उल्टा कर दो, ट्रांसपोज, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट रो है, जो हमारी फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है दूसरी पंक्ति वो बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिली है ये पहली वाली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है, ए की पावर टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी दी गई मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बनाने पर या सभी स्तंभों को पंक्तियां बनाने पर, संगत मतलब पहली को पहला दूसरी को दूसरा, तो हमें जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो पहली वाली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। पंक्तियों को स्तंभ बनाओ, जैसे आप देखें, अगर कोई मैंने पंक्तियों को स्तंभ बनाया है तो जी नहीं, स्तंभ को भी पंक्ति बनाया है। पहला स्तंभ, जो पहला स्तंभ था 2 0, अब वो क्या बन गई है, पहली पंक्ति बन चुकी है। तो एक ही बात है, कोई पंक्तियों को स्तंभ बना रहा है तो भी ठीक है, कोई स्तंभों को पंक्ति बना रहा है तो भी ठीक है। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है तो जो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 गुना 2 है। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n है तो जो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर n into m होता है। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। कोई शक? किस शक की शक? यस मान सर, कोई शक? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स, कि सभी एलिमेंट जीरो थे, ट्रांसपोज करने पर भी क्या आएगा, सभी एलिमेंट जीरो ही आएंगे। ऑर्डर कोई भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोज तो किसी का भी ज्ञात किया जा सकता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से, ठीक है, पंक्तियों का स्तंभ बनाया फिर वापस स्तंभों को पंक्तियां बना दी, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, ठीक है। मतलब एक में उल्टा किया फिर सीधा कर दिया ना, वापस उल्टा कर दिया, सीधा ही हो गया, वापस वही आ गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, हाँ, बी का ट्रांसपोज इंटू ए, है ना।
इनवर्स में भी ऐसा होता है, शू सॉक्स थ्योरम है ना, ऐसे कहते हैं ना, बाकी इनको शायद ही किसी को ध्यान हो। शू सॉक्स थ्योरम किसी को ध्यान है? शू सॉक्स थ्योरम कल देखेंगे ना, आज समय कम है। हाँ जी, वो डी मॉर्गन थ्योरम तो होती है, उसका यहाँ का जी। ठीक है जी, एक ऐसे ही नाम रखा हुआ है, शू सॉक्स थ्योरम। ठीक है, समझ गए? हाँ, पहले मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया था, तो मुझे पता था कि क्योंकि मैंने आपको तो पढ़ाते हुए हो ही गया, नए विद्यार्थियों को छोड़ दें, तो मैं जानता था कितना का आपने नाम सुना होगा शू सॉक्स थ्योरम का। क्योंकि जब बात मैंने इनसे पूछा था, सोमसीज सुना है क्या बुक का नाम? तो बुक सोमसीज पे हैरान हो गए थे कि बट सोमसीज जोसेफ गिलियन बहुत दूर की बात है। तो फिर यहाँ पर शू सॉक्स थ्योरम बोलूंगा तो वो तो नाम ही कुछ बहुत कम सुनते हैं हम, बहुत कम जिक्र होता है। खैर कोई बात नहीं, बहुत समय है सीखने का, पढ़ने का। हमें तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए। ऐसे नाम रख दिया किसी ने, शू सॉक्स थ्योरम, मजेदार थ्योरम, नाम के लिए बताते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे, कल बात करेंगे। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हम जानते हैं सभी, है ना। यहाँ को प्रूफ का इश्यू नहीं है, प्रूफ का इश्यू जहां समझने में दिक्कत तो वहां है। अब ये बात सब जानते हैं, इसको समझा, इसको प्रूफ करवाकर क्या रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, है? जिसको जानते हैं ना वो फिर तो बात है। और मैट्रिक्स में प्रूव करवाने लगे तो 2D 3D में क्या होगा, फिर तो हो गया, वहां तो रिजल्ट की भरमार है, बहुत रिजल्ट है। तो ए इंटू, अगर इसको जनरलाइज करें, मतलब आपके पास दो से ज्यादा मैट्रिसेस हो तो भी हम इसको लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैट्रिक्स हमें लिखी गई है, इसका ट्रांसपोज देन उसके बाद बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज, मतलब हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज या इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज। हाँ जी, अगर अपने ये लिखा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अगर आपसे पूछे कि भी ए की पावर 3 का ट्रांसपोज, एग्जांपल के लिए मान लो, तो ए की पावर 3 का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज की पावर 3। सिमिलरली अगर हम ए की पावर n का ट्रांसपोज करते हैं, तो ए की पावर n का ट्रांसपोज, तो ए की ट्रांसपोज की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की जा रही है, लेकिन हम इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर एडजॉइंट मैट्रिक्स को पढ़ रहे होंगे, इनवर्स मैट्रिक्स को पढ़ रहे होंगे, डिटर्मिनेंट को पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए ताकि हमें आगे भी याद करने में आसानी रहे। एडजॉइंट मैट्रिक्स किसकी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स चाहे इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आगे डिस्कस करेंगे जब एडजॉइंट मैट्रिक्स और हम इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे। ट्रेस ऑफ ए की टी, जब आप किसी, देखिए ट्रेस लिख दिया ना तो इसका मतलब ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। ए की पावर एन लिख दिया ना तो फिर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिफाइन ही उसी के लिए होता है ना। वैसे ट्रांसपोज के लिए कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें, जैसे मैं कह रहा हूं ट्रेस ऑफ ए की टी, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें और उसका ट्रांसपोज करें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए जो पहला जो डायगोनल का एलिमेंट्स है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हाँ, जो हमारा A12 था वो क्या आ जाएगा, A21 बन जाएगा। लेकिन जो A11 है उसकी पोजीशन वही है, A22 की पोजीशन ये भी वही रहेगी, A22 भी वही आएगा और A33 भी वही आएगा। बस ये जो पहले A12 था ना वो अब क्या बन जाएगा, A21 बन जाएगा। तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो इसका मतलब अब भी ट्रेस सेम रहेगा, ट्रेस सेम चेंज नहीं होगा। तो ट्रेस ऑफ ए की टी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस
और उसके ट्रांसपोज की ट्रेस सेम होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में डिक्लेयर करेंगे इसको, दोबारा लिख दिया, सेम ही है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात हो रही है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं मैंने डिस्कस की, खास करके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, इनवर्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए की टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की टी, है ना। ये कुछ बातें हमने सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस की हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स कौन सी होती है और विषम सममित मैट्रिक्स कौन सी होती है, उसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 5 3 5 7 -9 -9 8। दिस इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो 2 3 5 को बनाते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बनाते हैं सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और फिर ट्रांसपोज करने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस सेम है, एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम। ए की टी इक्वल है ए के, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। मतलब उसको ऐसा सिमेट्रिक है जैसे सर्कुलर को होता है, उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी कर लो, सेम ही है समझने के लिए। वैसे मैथ में भी तो हम ए की टी इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सारी बातें लिखेंगे कि वो उल्टा कर दिया फिर भी वैसे ही है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सममित मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए की टी इक्वल टू ए। अब भाई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है, यहीं से पता चल जाता है कि पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें तो फिर ए की टी ए के इक्वल होगी, सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 गुना 3 का ट्रांसपोज 3 गुना 2 और इक्वल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए की पावर ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यदि उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल ही है। अगर और इसको हम थोड़ा और कंसिडर करें तो देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ दें, अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर हम A12 देखें, A12 3 है और A21 वो भी 3, कोई ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट तो वही रहते हैं, 1 2 2 1 बनता है, 1 3 3 1 बनता है, 2 3 3 2 बनता है। और अगर सेम रहे एलिमेंट तो फिर 1 3 किसके इक्वल है, 3 1 के, 2 3 किसके इक्वल है, 3 2 के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए आई से किसके, जे आई और आई एन से। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, 1 1 तो 1 1 1 2 2 1 इक्वल है तो ही ट्रांसपोज करने पर वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरह से इफ ए की टी इक्वल टू -a देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल क्या मतलब इसका, कि अगर मैं यूं एलिमेंट लिखता हूं 0 3 -5 -3 5 0 7 -7 0, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो
सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, और फिर गिवन मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम देखते हैं कि इक्वल तो नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? जहां -3 था अब वहां -3 आ रहा है, तो इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, 0, 3, -5, माइनस का 3, 0, 7, 5, माइनस का 7 और 0, और अब ये गिवन मैट्रिक्स के ए के इक्वल है। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a है, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू मैट्रिक्स। और कोई मैट्रिक्स मैंने लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 6, 8, 0, 9, 7, 5, तो ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है जो ना तो सिमेट्रिक हो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो। कोई मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक हो, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स भी है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो जाए? तो जी हां, एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी है वो है, मीनपाल जी थोड़ा संशोधन करो, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। जो बता ही दो तो पूरा बताओ। 0 मैट्रिक्स बोलोगे तो फिर 2 into 3 है ना? नहीं, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर कोई शून्य वर्ग मैट्रिक्स है, चाहे वो 2 गुना 2 की है, चाहे 3 गुना 3 की है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो कोई मैट्रिक्स सममित हो सकती है, कोई मैट्रिक्स विषम सममित हो सकती है, हो सकता है ना सममित हो ना विषम सममित हो, और एक केस ऐसा भी है कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो है शून्य वर्ग मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन 0 मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट बात, फिर कल हम इसको प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। लास्ट बात ये है कि अगर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखा तो इसमें हमने ये देखा कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 0, 0 है। इट्स नेसेसरी, ऐसा होना आवश्यक है, जरूरी है, नॉट सफिशिएंट। ऐसा होना जरूरी है कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट 0 ही होंगे। ऐसा इसलिए जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो 1, 2, 2, 1 की जगह आता है, 2, 3, 3, 2 की जगह आता है, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं। इसी वजह से ट्रेस ऑफ ए की इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होता है। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं, और यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जहां पहले 5 था वहां -5 आना चाहिए। एआईजे इक्वल टू -AJI स्क्यू सिमेट्री के लिए, तो जहां पहले 5 था वहां -5 आना चाहिए। तो डायगोनल का एलिमेंट में अगर 7 था तो ट्रांसपोज करने पर भी वो तो 7 का 7 ही रहेगा। जो पहले 7 था, अगर मान लो डायगोनल का एलिमेंट हमारे पास यहां मैंने लिख दिया 8, 7 समथिंग लिख दिया, तो फिर तो ट्रांसपोज करोगे तो 7 का 7 ही रहेगा, तो फिर कतई वो स्क्यू सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता। तो -7 कैसे बन जाएगा? तो 7 तो 7 ही रहेगा। और हम कहते हैं कि माइनस कॉमन आ जाए या माइनस कॉमन आ रहा है। अगर माइनस कॉमन आ रहा है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये पक्का ही है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट फिर 0 ही है, तो ही माइनस कॉमन आ सका, लेकिन नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि बस डायगोनल के एलिमेंट 0 आ जाए ठीक है जी कि स्क्यू सिमेट्रिक पक्का है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो मैंने यहां तो लिख दिया 0, 0, ठीक है, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 5, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो 2 की जगह पर 5 आएगा, तो हमें क्या चाहिए? 2 की जगह पर -2, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। हां, अगर हम यहां लिख देते हैं -2, यहां लिखते हैं 3, यहां लिखते हैं -3, यहां लिखते हैं -7, लिखते हैं यहां 7, ये सब लिख देते हैं, लेकिन हम यहां लिख देते हैं 8, तो ये पक्का स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव
शून्य होते हैं। यह आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं, नॉट सफिशिएंट, इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए सवालों के साथ।